हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए वैदिक सभ्यता पार्ट 3 का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक नदी कुंभा कहाँ स्थित है। तो ये वैदिक काल की एक नदी है जो वर्तमान में ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। अफगानिस्तान जो है, जिसकी राजधानी काबुल थी और वर्तमान में राजवर्धना कोटे के नाम से प्रसिद्ध है यह राजधानी। तो डी होगा ऑप्शन, अफगानिस्तान इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा बार वर्णित या वर्णन किया गया नदी का नाम पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन को आप पॉज करके इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो सर्वाधिक वर्णित नदी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सरस्वती। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के साथ जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा बार वर्णित किया गया है और सरस्वती नदी जो है वो सबसे शुद्ध नदी, सबसे पवित्र नदी के नाम से आरंभिक वैदिक साहित्य में जाना जाता है और सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, वैदिक काल में अस्किनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो अभी के एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चल रहे हैं और बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। तो वीडियो को पॉज कर इसका सही आंसर गेस करें। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, चिनाब। चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी और सतलज का था सतोद्री। ये सब इनके प्राचीन नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 5 है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक माना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा नदी जो प्रवाहित होती थी, जो ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित हुई नदियां हैं, जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। जो कुंभा था वो प्राचीन समय में भारत से अफगानिस्तान की ओर प्रवाहित हुई है और आर्यों के संबंध का सूचक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद यानी दर्शन में मोक्ष की चर्चा की गई है वैदिक साहित्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वह कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ब्रह्मवादिनी जिनका नाम पूछा गया है और जिनके द्वारा कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लोपामुद्रा ने एक ब्रह्मवादिनी थी और इन्होंने अपने समय में कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करें और सेलेक्टेड आंसर चॉइस करें। तो निष्क शब्द का प्रयोग जो होता है ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा। निष्क का मतलब होता था सोने का सिक्का और या तो आभूषण से भी होता था, इसका प्रयोग आभूषण के रूप में भी किया जाता था। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था। चूँकि निक्स जो है सिक्का या आभूषण से था, तो सोने का जो आभूषण पहना जाता था ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी गला में जो था सोने का आभूषण पहना जाता था। गला का जो था एक आभूषण था निष्क। इसका सही आंसर होगा गला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, ओगाज कोई महत्वपूर्ण था। तो यह जो था एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है यहाँ से और
जो अभिलेख है उससे ये प्राप्त होता है कि यहाँ पे प्राचीन काल में वैदिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख किया गया है। और यह जो वैदिक अभिलेख हैं वो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं, जिसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य 4 देवताओं का उल्लेख है जो ऋग्वेद में हुआ है। और इन देवताओं का संधि कराते हुए वर्णन किया गया है और यूनेस्को द्वारा विश्व के प्राचीन ग्रंथों में इसको शामिल किया गया है। ऋग्वेद को यूनेस्को ने विश्व के प्राचीन ग्रंथों में शामिल किया है। चूँकि इसके पहले मैक्स मुलर ने बाइबिल को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ घोषित कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवी देवताओं, जिनमें 4 हैं देवी देवता, जिसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आने की सूचना आर्यों के बारे में देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोगाज कोई जो है एरन अभिलेख, एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है इसको। सॉरी, एरन अभिलेख तो मध्यकालीन भारत में है। बोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख, जिसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिला है, इससे ईरान से भारत में आने का सूचना मिलता है आर्यों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसने आर्यों के संबंध में लिखा है। तो 4 ऑप्शन में से एक व्यक्ति ने आर्यों के संबंध में लिखा है कि ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और भारत में आके केंद्र यानी पंजाब प्रांतों में बसे और इनका मुख्य कार्य जो था वो पशुपालन था। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के संबंध के बारे में लिखा और इन्होंने लिखा कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद के आधार पर ही दूसरे वेद का एक रचना किया गया है जिसका नाम है सामवेद, जो संस्कृत से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ऋग्वेद पर ही आधारित है इसका संकलन या रचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वेदत्रयी के नाम से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जाना जाता है। वेदत्रयी, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड किया जा रहा है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। तो पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो इसमें से एक ऑप्शन इसका सही आंसर होगा जिसे आपको गेस करना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है पुरुष मेघ, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण जो है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो मतलब पुरानी अवधारणा के अनुसार संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो होता है, इसका सही आंसर होता है एक उत्तम व्यक्ति, जिसको श्रेष्ठ या कुलीन के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है एक उत्तम या एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किसे आर्य संस्कृति का धूर कहा जाता था। मतलब उसका एक केंद्र कहा जाता था। वो पूछा है कि निम्न में से किस जगह को आर्यों की संस्कृति का धूर समझा जाता था या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा अंग या और मगध। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये काफ़ी उस समय फेमस रहा है और इनका एक केंद्र था आर्य संस्कृति का। तो ऑप्शन नंबर डी, अंग और मगध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोत्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग ऋग्वेद में होगा, क्योंकि ऋग्वेद में के 10वें मंडल में ही पुरुष वर्ण का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 जातियों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी में गोत्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है।
तो चूँकि आपको पता है कि ऋग्वेद में तो पूजा पाठ हुआ है, सामवेद में संगीत से है, और यजुर्वेद में है यज्ञ विधि विधान। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, यजुर्वेद, जो गद और पद दोनों से मिलकर के बना हुआ है। और यजुर का अर्थ ही होता है यज्ञ, और यह वेद गद और पद दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। इसके पढ़ने वालों को पुरोहित को अधर्यु और इसके उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तिरीय हैं, जिसमें शतपथ समस्त ब्रह्मांड ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है वो शतपथ ग्रंथ है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसमें से एक ऐसा ऑप्शन सही है जो आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं था। तो आर्यों के पंचजन में से संबंधित नहीं था, ऑप्शन नंबर ए कीकट जो था उसके पंचजन से संबंधित नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मातेत्मा देवितम नवितम किस नदी को संबोधित किया गया है। तो प्राचीन काल में ये नदी का नाम था, और सबसे पवित्र नदी जो थी वो उस समय ऑप्शन नंबर डी है, सरस्वती नदी, जिसको मातेत्मा देवितम नवितम नाम से संबोधित किया गया है, और ये ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी के नाम से उल्लेखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, क्वेश्चन पूछा है, जिसे 10 गात्र का युद्ध भी कहते हैं। तो ये जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध था, और रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, पुरुषणी, जो प्राचीन रावी नदी का नाम है। इसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, दास और सुदास के बीच में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो चूँकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम का अर्थ होता है शराब, शराब से इसका तात्पर्य है सोम का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। तो इसमें सबसे लोकप्रिय देवता जो था वो था, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, 2 काल हैं। तो पूर्व वैदिक काल जो है, जो विशेष रूप से पहले वैदिक काल का समय है, उसको पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। और इसमें इंद्र के लिए 250 सूक्तों का निर्माण किया गया है, जो सबसे प्रिय देवता के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पूर्व वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था। निम्न में से कौन आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें आर्यों के जीवन उपार्जन का, यानी कि उनके जीने का जो व्यवसाय था वो किस पे आधारित था, ये पूछा गया है। तो चूँकि जब आर्य मध्य भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रारंभ में तो ये खानाबदोश और अस्थायी जीवन जीते थे, बाद में इन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, और इसके बाद धीरे धीरे इनका व्यवसाय जो है पशुपालन से कृषि की ओर स्थानांतरित हुआ। चूँकि मुख्य साधन पूछा गया है तो पशुपालन होगा, और उत्तर आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो होगा वो कृषि में तब्दील हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है 25 में, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द यौ किस के उत्पादन में प्रमुख था। तो यौ का जो है वो प्राचीन काल में किस नाम से इसको जाना जाता था, और आज का आधुनिक नाम इसमें दिया हुआ है। तो वीडियो को पॉज करें और इसका आधुनिक नाम चूज़ करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन काल में इसे यौ के नाम से जाना जाता था, और अभी जौ के नाम से जाना जाता है। और ग्राम मतलब चना होता है। तो आप सभी ऑप्शनों को एक बार देख लेंगे और इनका प्राचीन नाम याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैदिक में प्रचलित शासन प्रणाली थी। तो वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणाली पूछा गया है कि उस समय किस टाइप की शासन प्रणाली
चल रही थी, तो गणतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश या वंश परंपरा के अनुसार। तो वैदिक काल में जो है वंश परंपरा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। राजतंत्र चल रहा था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंश बाई वंश इसका शासन प्रणाली का विस्तार होते जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैदिक युग में सभा थी, मतलब वैदिक युग में जो लोगों की सभा थी वो किस प्रकार की सभा थी, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और आपको वीडियो इसमें पॉज करना ही होगा क्योंकि ऑप्शन जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग की जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। इसमें लोग जो हैं जो सभाएं करते थे उसमें हर व्यक्ति का कुछ न कुछ पद होता था और उस प्रकार के सभाओं का आयोजन किया जाता था और उसका निराकरण होता था वैदिक काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जामों में इसको रिपीट किया गया है और एसएससी रेलवे जैसे एग्जामों के लिए फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। तो सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी में सबसे बाद का वेद अथर्ववेद में इसे दो पुत्रियों के रूप में कहा गया है। तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आयुर्वेद शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो वैदिक सभ्यता में आयुर्वेद शब्द का उल्लेख जो है वो किस में मिलता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आयुर्वेद का उल्लेख जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद, उसमें आयुर्वेद, नर पशु बलि प्रथा ये सब का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी। तो ये चार ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं और उसमें से एक ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, तो उसी को आपको गैस करना है। तो चूंकि ऋग्वेदिक काल में है तो बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास करते थे लोग। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग होता था ऋग्वेदिक काल में और उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि ये सब एक ऐश्वर्यवाद, देवी पूजा, मूर्ति पूजा ये सब बाद में आया था। चूँकि ऋग्वेदिक काल में बलि और कर्मकांड, यज्ञ, हवन ये सब प्रचलित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, इंद्र को सबसे ज़्यादा यानी 250 जो हैं 250 इनके लिए सूक्तों का निर्माण किया गया है और इंद्र जो थे वो पूर्व वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसमें से 200 सूक्तियाँ जो समर्पित हैं वो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। और तीसरा देवता जो है वरुण है, जो नैतिक नियमों का संरक्षण, समुद्र का देवता, पृथ्वी का देवता एवं सूर्य का देवता माना जाता है। जबकि सोम जो है वनस्पतियों के देवता माने जाते हैं। और पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता पूषण को कहा जाता था और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हुआ यह पूषण। जो पशुओं का देवता था वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हुआ। तो ये सब जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को याद रखना होगा। और जो तूफान का देवता था वो वर्षा तूफान आदि का देवता माना जाता है। ये ऋग्वेद में इंद्र को ही माना जाता है, इंद्र को ही तूफान और वर्षा युद्ध का देवता माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया है और इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग में ही जाति पाति छुआछूत आदि का विस्तृत विवरण है और ये प्रथा इसी समय के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 600 ईसा पूर्व तक जो है ब्राह्मण युग का काल माना जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो समाप्त होते हैं। जो व्यूअर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।